जनक को बचाने के चक्कर में ऋषि को गोली लग गई। गोली की गूंज ने उस शाम को कोलकाता की एक नई दिशा दे दी, और वह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने जनक की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस दिन जो हुआ, उसने साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि किसी के लिए जान की बाजी लगाकर भी साबित किया जा सकता है। यह कहानी उस भयानक मोड़ की है जब ऋषि और जनक कोर्ट से लौट रहे थे। अर्शी की जमानत खारिज होने के बाद सृष्टि मुखर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसका बदला लेने का जुनून उसे किसी भी हद तक ले जा चुका था। ऋषि पुलिस जीप चला रहा था और जनक उसके पास बैठी थी। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा। ऋषि बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इससे पहले कि वह संभल पाता, सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनका रास्ता रोक लिया और पीछे से बाइक सवार शूटरों ने फायरिंग शुरू कर दी। वह हमला जनक पर था। निशाना जनक का सीना था और वह गोली सृष्टि के इशारे पर जनक को मारने के लिए चलाई गई थी। जैसे ही शूटर ने ट्रिगर दबाया, ऋषि ने पलक झपकने का भी वक्त नहीं लिया। उसने अपनी ड्राइविंग सीट से छलांग लगाई और जनक को पूरी तरह से कवर कर लिया। वह एक सेकंड का फैसला था, एक पल का समर्पण, और अगले ही पल जीप के अंदर खून की होली खेली जा चुकी थी। वह गोली जो जनक को लगनी थी, सीधे ऋषि की पीठ को चीरते हुए उसके सीने के करीब धंस गई। ऋषि जनक के ऊपर गिरा और उसका गर्म खून जनक के चेहरे और कपड़ों पर टपकने लगा। जनक सहम गई, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन जब उसने ऋषि के मुंह से कराह सुनी और अपने हाथों पर खून महसूस किया, तो उसकी चीख निकल गई। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि अगर वहां कोई पत्थर भी होता तो वह पिघल जाता। ऋषि की आंखों में दर्द था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसके होठों पर एक सुकून था। उसने कांपते हुए हाथ से जनक का गाल छुआ और बस इतना कहा, तुम ठीक हो ना? अपनी जान जाते देख भी उसकी फिक्र सिर्फ जनक की थी। आसपास भीड़ जमा हो गई। हमलावर भाग चुके थे क्योंकि ऋषि ने घायल होने के बावजूद अपनी गन से जवाबी फायर किया था, जिससे वे डर गए थे। लेकिन अब ऋषि की हालत बिगड़ रही थी। खून बहता जा रहा था और जनक पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसे लग रहा था कि अगर ऋषि को कुछ हुआ तो वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठाएगी। शुक्र है कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने ऋषि को उठाया और जीप की पिछली सीट पर लिटाया। जनक ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और लगातार उससे बातें कर रही थी ताकि वह बेहोश न हो जाए। ऋषि सर, आंखें खोलिए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने वादा किया था। आपको मेरी कसम, आंखें खुली रखिए। ऋषि की आंखें पथरा रही थीं, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था, लेकिन जनक की आवाज उसे उस अंधेरे में जाने से रोक रही थी। रास्ते भर जनक के आंसू ऋषि के जख्मों पर गिरते रहे। सिटी हॉस्पिटल पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स ने ऋषि को इमरजेंसी वार्ड में ले जाने के लिए स्ट्रेचर मंगवाया। जनक ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके मन में एक डर था कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो ऋषि की सांसें भी रुक जाएंगी। हॉस्पिटल में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका था। वार्ड के बाहर खबरें फैल गईं और अनिरुद्ध बोस, जो अर्शी के केस की फाइल देख रहा था, जैसे ही सुना कि ऋषि को गोली लगी है तो उसका हाथ कांपने लगा और ग्लास टूट गया। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचा और उसके पीछे पीछे छोटन और बाड़ो माँ भी आए। अस्पताल में जनक को देखा तो अनिरुद्ध के कदम ठिठक गए। जनक, जो हमेशा सादगी से रहती थी, आज खून से सनी हुई थी। उसके कपड़े खून से लथपथ थे, बाल बिखरे थे और उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी वीरानगी थी। बाड़ो माँ दौड़कर जनक को गले लगा ली और वह फूट फूट कर रोने लगी। तब डॉक्टर बाहर आए और कहा कि गोली दिल के पास लगी है और उसकी हालत नाजुक है। उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी, लेकिन ब्लड बैंक में कमी थी। अनिरुद्ध ने तुरंत कहा, मेरा ब्लड लीजिए। ऋषि मेरा भाई जैसा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं से कहानी का एक नया मोड़ आया। सृष्टि मुखर्जी अपने वकील और पुलिस कमिश्नर के साथ आई। उसे अभी तक अपनी बेटी अर्शी की चिंता थी,
लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ऋषि मर रहा है, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। सृष्टि ने झनक पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। यह झनक मनहूस है, जहां जाती है मौत और बर्बादी लेकर जाती है, उसने कहा। अनिरुद्ध, जो हमेशा अपनी सास के सामने चुप रहता था, अब फट पड़ा। उसने सृष्टि से कहा, बहुत हो गया आपका ड्रामा। ऋषि आज अगर मर रहा है तो वह आपकी और आपकी बेटी के पापों की वजह से है, झनक की वजह से नहीं। सृष्टि चुप हो गई, लेकिन ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जलती रही और बाहर की दुनिया में सबकी धड़कनें रुकी हुई थीं। झनक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खड़ी थी और जब उसे लगा कि ऋषि को बचाने के लिए कोई चमत्कार चाहिए, तभी डॉक्टर बाहर आकर इशारा कर रहे थे कि वह खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी भी होश में नहीं आए। झनक घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। सृष्टि के खिलाफ केस का मुंह भी बंद हो चुका था, क्योंकि हिटमैन ने सारा सच उगल दिया था कि वह सृष्टि के कहने पर ही ऋषि को मारने आया था। एक और खतरनाक मोड़ तब आया जब एक नकली डॉक्टर सृष्टि की तरफ से ऋषि के कमरे में पहुंचा। वह सिरिंज में जहर भरकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झनक ने इसे पहचान लिया। उसने उसकी पकड़ ली और उस डॉक्टर को बेनकाब किया। फिर अनिरुद्ध आया और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद पुलिस ने उस हिटमैन को पकड़ लिया। ऋषि को होश आने के बाद उसने धीरे धीरे झनक से कहा, तुम ठीक हो? यह सुनकर झनक ने उसे गले लगा लिया और ऋषि ने भी अपने कमजोर हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। अनिरुद्ध को समझ में आ गया कि झनक का दिल अब पूरी तरह से ऋषि के साथ है। इस दौरान सृष्टि को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके चेहरे पर गहरी हार और निराशा थी। अंततः झनक ने अपने प्यार को ऋषि से इकरार किया और उसका दिल अब पूरी तरह से ऋषि के लिए था। माम का मिलन तो हुआ, लेकिन आलीशान बंगले में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे। अर्शी ने अपनी मां को देखा और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा गुस्सा आया। मां, तुमने कहा था कि तुम सब संभाल लोगी, लेकिन अब हम दोनों यहाँ हैं। दोनों के बीच जेल में ही झगड़ा शुरू हो गया। यह दृश्य देखकर वहां की लेडी कांस्टेबल्स भी हंसने लगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि विलन के जेल जाने से कहानी खत्म हो गई तो आप गलत हैं। असली तूफान तो अब आएगा, क्योंकि जब ऋषि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जाएगा तो उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी होगी, उसका अपना परिवार। ऋषि के माता पिता जो अब तक गांव में थे, वह बेटे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर शहर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ऋषि की मां एक बहुत ही सख्त और पुराने ख्यालात की महिला हैं। जब वह देखेंगी कि उनका बेटा एक ऐसी लड़की के प्यार में है जिसकी शादी पहले अनिरुद्ध से होने वाली थी, जिसका कोई कुल गोत्र नहीं है और जो उनके दुश्मन मुखर्जी परिवार से जुड़ी है, तो क्या वह झनक को स्वीकार करेंगी? खबर यह भी है कि अनिरुद्ध अब चुप नहीं बैठेगा। झनक के दूर जाने के बाद उसे झनक की असली कीमत समझ आ रही है। वह अब देवदास नहीं बनेगा, बल्कि झनक को वापस पाने के लिए एक ऐसी चाल चलेगा जिससे ऋषि और झनक के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाएं। क्या अनिरुद्ध ऋषि के परिवार का इस्तेमाल करके झनक को ऋषि से दूर करेगा, या फिर झनक अपनी अग्नि परीक्षा देकर ऋषि के परिवार का दिल जीतेगी? और सबसे बड़ा सवाल, तेजस जो पुलिस कस्टडी में है, क्या वह वहां से कोई नया खेल रचेगा? क्योंकि सुना है कि तेजस का एक भाई है जो अब अपने भाई का बदला लेने के लिए शहर में एंट्री मारने वाला है। अब जब ऋषि झनक को अपने घर लेकर जाएगा तो उसका गृह प्रवेश फूलों से नहीं बल्कि तानों से होगा। ऋषि की मां झनक को घर के अंदर कदम रखने से रोक देती हैं। यह लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, उनकी यह आवाज ऋषि के दिल को तोड़ देगी। अब ऋषि क्या करेगा? क्या वह झनक के लिए अपने परिवार को छोड़ेगा या फिर परिवार के लिए अपने प्यार को? गायत्री देवी ने 3 शर्तें रखी जिन्हें पूरा करना झनक के लिए नामुमकिन होगा। ऋषि की मां ने कहा कि उसे यह साबित करना होगा कि वह इस घर की लायक है और झनक को अगले 15 दिनों तक घर के सारे काम करने होंगे बिना किसी मदद के। सबसे बड़ी शर्त यह थी कि इन 15 दिनों में उसे अपना नाच गाना और डांसिंग पूरी तरह से छोड़ना होगा। अगर उसने एक भी बार घुंघरू बांधे तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। यह शर्त झनक के लिए मौत से कम नहीं थी, क्योंकि डांस उसकी आत्मा है
उसकी मां की निशानी और उसकी पहचान है। ऋषि जानता था कि झनक बिना डांस के नहीं जी सकती, लेकिन वह भी अपनी मां का अपमान नहीं कर सकता था। झनक ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए इस शर्त को मान लिया, क्योंकि उसे ऋषि का विश्वास तो हासिल करना था। और तो और उसे घर के एक पुराने कमरे में भेज दिया गया, जो ऋषि के कमरे से बहुत दूर था। वहीं उसे यह धमकी भी मिली कि वह कमरे में तब तक नहीं जा सकती जब तक वह साबित नहीं कर देती कि वह इस घर की लायक है। एक रात जब झनक उस पुराने कमरे में अकेली बैठी थी, उसे अपनी मां की याद आई। तभी खिड़की पर एक परछाई दिखी और एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जिसमें पत्थर बंधा था। उस कागज पर लिखा था, तेजस जेल में है, लेकिन उसकी परछाई अभी भी आजाद है। यह संदेश झनक को डराने वाला था। क्या यह अनिरुद्ध की चाल थी, या फिर तेजस का भाई वाकई शहर में आ चुका था? इसी बीच गायत्री देवी ने अनिरुद्ध को बुलाया और उसे झनक के बारे में सच बताने के लिए कहा। अनिरुद्ध ने गायत्री देवी को बताया कि झनक का पिता एक अपराधी था और इस तरह झनक एक नाजायज औलाद है। गायत्री देवी ने इसे सुनकर झनक को घर से निकालने का फैसला किया, लेकिन ऋषि ने अपनी मां से झनक का बचाव किया। उसने कहा, यह लड़की मेरी पसंद है, मेरी जिंदगी है, और अगर यह इस घर में नहीं आएगी तो मैं भी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। गायत्री देवी की आंखों में गहरी चोट लगी, लेकिन उसने झनक को एक अंतिम परीक्षा देने की धमकी दी। झनक को साबित करना होगा कि वह इस घर की लायक है। झनक ने सहमति दी और खुद को इस परीक्षा के लिए तैयार कर लिया। अनिरुद्ध ने इस मौके का फायदा उठाया और झनक को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। अगली सुबह जब घर में सत्यनारायण की पूजा का आयोजन हो रहा था, गायत्री देवी ने झनक को साड़ी पहनने और रसोई में काम करने वालों के साथ बैठने को कहा। अनिरुद्ध ने इस समय भी अपने दुष्ट प्लान को लागू किया और एक झूठे दस्तावेज को सामने लाकर सबको बताया कि झनक का पिता एक अपराधी था। यह सुनकर गायत्री देवी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि झनक को इस घर से निकाल दिया जाए। लेकिन ऋषि ने अनिरुद्ध की पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। उसने अपनी मां के सामने यह साबित किया कि दस्तावेज झूठे थे और अनिरुद्ध ने झूठ बोला था। पूरी सभा के सामने ऋषि ने अपनी मां को झनक का समर्थन किया और इस कड़ी परीक्षा से झनक को निकालने का फैसला लिया। तभी अचानक घर में अंधेरा हो गया और गोलियों की आवाजें सुनाई दी। यह तेजस का भाई विक्रांत था, जो बदला लेने के लिए आया था। ऋषि और झनक ने अपनी जान पर खेलकर विक्रांत और उसके गुंडों से मुकाबला किया। झनक ने गायत्री देवी को बचाया और पूरी लड़ाई के दौरान अपनी बहू के कर्तव्य का निर्वाह किया। जब पुलिस आई और गुंडों को पकड़ लिया तो गायत्री देवी ने अपनी गलती मानी और झनक से माफी मांगी। अनिरुद्ध को घर से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के बाद झनक और ऋषि के रिश्ते को पूरा समाज स्वीकार करने लगा। गायत्री देवी ने खुद झनक को अपनी बहू मान लिया और कहा कि अब उसे अपने घुंघरू बांधने से कोई नहीं रोक सकता। यह था झनक की अग्नि परीक्षा का परिणाम और अंततः उसने अपनी जगह और प्यार दोनों ही साबित कर दिए।